फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने पहले स्टडी किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में रहता है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम कैसे होगा, यानी असंतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको एक पॉइंट क्लियर करना है, बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हमें समझना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पहले कि बैलेंस हमें कैसे करना है। अगर उन दोनों में डिफरेंस हो जाए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड दोनों इक्वल हो जाएं, बिना एडजस्टमेंट के। जो हम पहले एडजस्टमेंट करते थे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके गोल्ड का, या लोन लेके, या अगर सरप्लस है तो हम फॉरेक्स में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ये बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें कैसे बैलेंस करना है। इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड दोनों का टोटल टैली हो जाए बिना एडजस्टमेंट के, वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम रहता है हमेशा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ये बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके। तो फिर जो हमारी स्टेज आ जाती है डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम यानी जब रिसिप्ट एंड पेमेंट का टोटल इक्वल ना हो, तो ये स्टेज हमारी होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट का असंतुलन। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम इंडिविजुअल किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखा जाए तो कंट्री की बैलेंस शीट है। वैसे ही कोई इंडिविजुअल अगर है तो उसकी भी बैलेंस शीट बन सकती है, कोई कंपनी है उसकी भी बैलेंस शीट बन सकती है। तो पहले हम कोई इंडिविजुअल है उसकी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका कैसे बनता है, ताकि हमें ईजीली बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो हमने आइटम पहले डिस्कस किए थे वो समझ में आ जाए और कैसे वो उसको बैलेंस करता है इंडिविजुअल। देन हम कंट्री लेवल पे चलेंगे, पहले ग्रास रूट लेवल पे हम इसको समझेंगे, देन हम इसे नेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगी देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, रिसिप्ट के अंदर सर्विस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जहाँ वो काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा होगा कोई इंडिविजुअल है, तो सर्विस ऑफ इंडिविजुअल, वहाँ से जो उसे सैलरी मिलेगी तो उसके सर्विस का रिजल्ट है वो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब में कोई उसका पुराना गुड्स उसके पास होगा तो वो उसको सेल करेगा, तो जो पैसे आएंगे वो सके। आपने ये मान के चलेंगे, ये 1 मंथ का नहीं है, 1 ईयर का मान के चलते हैं कि 1 ईयर का वो अपना बना रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे ही पेमेंट में क्या क्या पेमेंट करेगा, कोई गुड्स परचेज करना है, फर्नीचर उसने लेना है घर के लिए, कोई एसेट क्रिएट कर रहा है वो, तो वो हो गया उसका गुड्स, यानी इम्पोर्ट हो गया, एक हिसाब से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो गया जो घर के अंदर लेके आ रहा है। यहाँ पे हम घर को ले रहे हैं एक कंट्री के हिसाब से, यानी घर में जो आइटम आ रही है वो इम्पोर्ट हो रही है और घर से जो आइटम जा रही है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। देन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज मतलब में हम क्या क्या घर में सर्विसेज लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं। बैंकिंग की कोई सर्विसेज लेते हैं, बैंक अकाउंट अपना खुला हुआ है तो उससे रिलेटेड भी उसको पेमेंट करते हैं, बैंक सर्विस चार्जेस हमारे लगते हैं। कारपेंटर, अगर कोई घर पे हमने सामान का काम करवाया, फर्नीचर का, कारपेंटर सर्विस दे के जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिशियन भी काम करेगा तो उसकी भी सर्विसेज हुई, जो भी सर्विसेज है हमारी वो हो जाएगी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसा कंट्री लेवल पे होता है।
गिफ्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मान लो किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया हमें, गिफ्ट दे दिया मॉनेटरी टर्म्स में, तो गिफ्ट रिसीव्ड वो अमाउंट आ जाएगी हमारी रिसिप्ट साइड में। इंटरेस्ट हमें मिला है या डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मतलब मैं मान लो मैंने बैंक में एफडी करवा रखी थी तो उसका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, या किसी को मैंने लोन दे रखा था उसका इंटरेस्ट मुझे मिल गया। डिविडेंड किसी कंपनी के शेयर्स मैंने ले रखे हैं, उसका डिविडेंड मेरे को मिला है। ये हमारे पेमेंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो रहते हैं, कहीं आना जाना हो गया हमारा विद इन कंट्री मान के चलो, तो इंडिविजुअल विद इन कंट्री के हिसाब से अपना चलेंगे, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके हो गए। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर कोई लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट में आ जाएगा। एजुकेशन एक्सपेंसेस जो बच्चों के ऊपर उन्होंने किया है पूरे साल के अंदर, और गिफ्ट अगर किसी को कोई दिया है तो ये सारे हमारे पेमेंट में आ जाएंगे। सेम इसको हम कंट्री लेवल पे ले जाएंगे। फिर उसके बाद देखो एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, ये अपना लॉन्ग टर्म के लिए आ गया, यानी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है। इंडिविजुअल के भी दो अकाउंट होंगे, करंट और कैपिटल मान के चलो आप। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर लोन ले लिया, लोन फ्रॉम रिलेटिव से अगर कोई लोन ले लिया, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट उसे मैच्योर होगी और अमाउंट रिसीव्ड हुई है। इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट अगर करवाया, इन्वेस्टमेंट कहीं की है इसने, यानी पैसे तो गए हैं ना एक हिसाब से, इन्वेस्टमेंट की है तभी उससे डिविडेंड मिलेगा, और फिक्स डिपॉजिट की है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमारे हो गया इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी इंडिविजुअल के हिसाब से। अगर मान के चलो उसका बैलेंस नहीं बना, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को तो टोटल करना है ना उसे। मान के चलो उसका पूरे साल का खर्चा 1,20,000 आ रहा है और उसकी इनकम जो रिसिप्ट साइड की है वो 1,00,000 ही आ रही है। 1,20,000 उसे खर्चा करना जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। देन वो क्या करेगा, ये दोनों टोटल तो टैली होंगे ना उसके, तो टोटल टैली होंगे तो वो 20,000 का क्या करेगा, या तो बैंक से लोन लेगा, लोन फ्रॉम बैंक, या लोन फ्रॉम रिलेटिव, टोटल टैली हो गया। टोटल टैली हो गया यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में आ गया उसका। यानी एक महीने का अगर मेरे को इस महीने खर्चा करना है 20 से 30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये खर्चा करना है, लेकिन मेरी इनकम है 15 हज़ार रुपये और 20 हज़ार रुपये खर्चा करना मुझे ज़रूरी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो मुझे 5 हज़ार रुपये क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा किसी से, या कहीं से मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 5,000 की, तब वो टोटल टैली होगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही कंट्री का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी भी साइड बैलेंस नहीं होता, सरप्लस या डेफिसिट होता है, तो उसको हमें एडजस्टमेंट करके टैली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ। सेम ऐसे ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कंट्री का है, जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। रिसिप्ट में एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर मिला है, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन गवर्नमेंट, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कंट्री का है। अगर इसके अंदर बैलेंस नहीं रहता तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो गोल्ड से सेट ऑफ करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, या आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा, जो भी हमारे ऑप्शंस थे उनमें से एक हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपना सरप्लस हो गया तो क्या होगा, रिसिप्ट अपनी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो बैलेंस कैसे होगा, रिसिप्ट साइड बैलेंस हो जाएगी इंडिविजुअल का, और पेमेंट कम है तो रिसिप्ट ज़्यादा होगी ना। पर इन दोनों को हमको बैलेंस करना है, क्या करेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट होगी जो बच जाएगी वो हम क्या करेंगे, अपने फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, पैसे तो निकल गए ना, तो दोनों का टोटल टैली हो गया। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की समरी थी जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका ब्रीफ में मैंने एक बार वापस से समझाया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस क्या होता है। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, इसके अंदर जो अभी मैंने बताया आपको एग्जांपल, 25,000 मान के चलो, या 20,000 एक्सपेंसेस थे और 15,000 उसकी इनकम थी, तो 5,000 का क्या हो गया, ये एक हिसाब से देखा जाए डिसइक्विलिब्रियम होगा। ये
बाद में इसे बैलेंस हम कर लेंगे तो वो तो एडजस्टमेंट होगी। तो डिसइक्विलिब्रियम इसी को ही बोलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का जब टोटल टैली ना हो वो हो गया हमारा डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम होता तो है लेकिन इसके भी रीज़न होते हैं क्यों होता है ये। डिसइक्विलिब्रियम में दो ट्रांजैक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनके अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, एक होती है इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। यानी ऑटोनॉमस मतलब में स्वायत्त स्वतंत्र ट्रांजैक्शन जो बिना किसी रोक टोक के हमको करनी है, और इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित, जो हमें कंपल्शन है हमारे को उसको ट्रांजैक्शन का करने का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन रहेगी जिन ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, और हम ऐसी ट्रांजैक्शन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं। प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं। जैसे सर्विस का एक्सपोर्ट किया, किस लिए किया? ताकि पैसा आए। ठीक है। अगर कोई इंपोर्ट हमने किया है तो उससे क्या हो, हमारे को सेटिस्फेक्शन मिले। इंडिविजुअल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। कोई गुड्स हमने इंपोर्ट किया है तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो भी एक हिसाब से हमारा प्रॉफिट है। द मेन फीचर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट दीज आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एम्स एट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड आर नॉट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ कंपल्शन। ठीक है। ये सेल्फ मोटिवेटेड ट्रांजेक्शन है, यानी अपने हिसाब से जितनी हो सके उतनी करनी है ट्रांजेक्शन, जितना प्रॉफिट कमाना उतनी ट्रांजेक्शन करनी है। ये होती है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें एक ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन रहती है, एक इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन रहती है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड विदाउट कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ अदर आइटम ऑफ BOP। यानी ये ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं देख के करते कि भैया दूसरी ट्रांजेक्शन बड़ी है या छोटी है, अपने हिसाब से करनी है। जितनी हो सके, जितनी ट्रांजेक्शन हो उतनी ट्रांजेक्शन करनी है। जितना ऑर्डर हमारे को मिला है, 1000 का ऑर्डर मिला है तो 1000 ही ऑर्डर हमारे को देना है। ऐसे नहीं देखना कि भाई नहीं पहले हमने कम किया हुआ है तो अब ज़्यादा कर देंगे, या इससे कोई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्पेक्ट पड़ जाएगा। ये चीज़ें हम नहीं सोचेंगे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में। These transactions are automatic due to normal business dealing and exchange of capital. All items of the current account and long-term investment and long-term loan in the capital account of BOP are included in the category of autonomous item. अब autonomous item जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने आइटम्स बनाई है उसके अंदर ऑटोनोमस आइटम होंगी कौन सी? करंट अकाउंट की तो सारी ट्रांजेक्शन क्या होगी? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म लोन है वो सारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में आएंगे। यानी करंट अकाउंट की तो सारी आइटम, और कैपिटल में से लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म जो उनमें इन्वेस्टमेंट की है। रीज़न क्यों लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें रिटर्न मिल सके आने वाले टाइम में अच्छे। लॉन्ग टर्म लोन से क्या होगा? हम फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे। फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे किस लिए लेंगे? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। यानी एसेट क्रिएशन करेंगे। एसेट का काम क्या होता है? फिक्स एसेट क्रिएशन का काम क्या होता है कि लॉन्गर पीरियड में हमारे को ईयर बाय ईयर प्रॉफिट अर्न हो। यानी हमने कोई ब्रिज बना दिया या कोई रेल के लिए जो ट्रैक के लिए हमने लोन लिया है तो इससे बेनिफिट तो हमको ही है ना। तो किस लिए हो रहा है ये लॉन्ग टर्म लोन क्यों ले रहे हैं हम? ताकि आने वाले टाइम में हमें इससे बेनिफिट मिल सके। तो इसीलिए ये ऑटोनोमस के आइटम रहेंगे, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट के तो सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे क्योंकि वो हमें प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करना पड़ता है। अब इंड्यूस्ड आइटम रहता है इसके अंदर, या एक्मोडेटिंग यानी प्रेरित ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होती और इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता इन ट्रांजेक्शन का। ठीक है। और इट इज़ ड्यू टू द कंपल्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस के कारण, यानी उनके कारण ही इन ट्रांजेक्शन को हमें करना पड़ता है।
यानी हमें कंपल्सन है ये ट्रांजेक्शन करने का। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में नहीं आएगा। मीनिंग कि ये ट्रांजेक्शन वो होती हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस में करते हैं। जैसे 20,000 मेरी इनकम थी, 15,000 मेरा क्या था, रिसिप्ट, यानी सॉरी 20,000 मेरा पेमेंट थी और 15,000 मेरी इनकम थी, तो 5,000 तो मुझे चाहिए ना। और तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कंपल्शन, यानी 5,000 मेरे को लोन लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक दिस लोन, तो हैव टू जहाँ आ गया यानी लेना पड़ेगा जहाँ आ गया, मतलब ये कंपल्शन हो गया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन किस में आएंगी, जो हमें करनी ज़रूरी है, इसके बिना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में नहीं आएगा। दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ नॉर्मल ट्रेड डीलिंग, यानी नॉर्मल ट्रेड के में ये काम करने वाली ट्रांजेक्शन नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये ट्रांजेक्शन नहीं आती। अगर देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मेरे पास 20,000 पड़े होते, इनकम भी और 20,000 मेरे पास पेमेंट भी रहती, दोनों इक्वल रहते, तो इस ट्रांजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। सारा का सारा मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस में आ गया। देन इंड्यूस ट्रांजेक्शन हमें नहीं चाहिए। इंड्यूस ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ ऑटोनोमस आइटम, यानी ऑटोनोमस आइटम से जो डिसइक्विलिब्रियम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हुआ है, वो किससे हमें सेट ऑफ करना है, इंड्यूस्ड आइटम, यानी प्रेरित आइटम से। अब इसकी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन एंड मॉनेटरी गोल्ड फ्लो इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंड्यूस्ड आइटम। यानी इसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हमने कोई किया है, या कोई गोल्ड हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है, उसका फ्लो हुआ है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी इंड्यूस्ड आइटम में आती हैं। इंड्यूस्ड आइटम ट्रांजेक्शन आर ओनली रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इसकी ट्रांजेक्शन होती है। करंट अकाउंट के अंदर इंड्यूस्ड आइटम की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। तो ये हमारा डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, क्या होता है, और डिसइक्विलिब्रियम की ट्रांजेक्शन कौन कौन सी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम होता है और उसको सेट ऑफ किया जाता है। डिसइक्विलिब्रियम किसके कारण होगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के कारण ही डिसइक्विलिब्रियम होगा, और उसे सेट ऑफ किससे किया जाएगा, इंड्यूस्ड आइटम से उसे सेट ऑफ किया जाएगा। और इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड दोनों टोटल होंगी, यानी टोटल उनका टैली होगा, देन दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये नोट्स है थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स इसके अंदर। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक समरी होगी, और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, और बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसके कॉजेज़ करेंगे, क्यों डिसइक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ऑटोनोमस और इंड्यूस तो ट्रांजेक्शन है, अब इसके कॉज करेंगे, टाइप्स करेंगे, टाइप्स, कॉज, फिर इसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है। ठीक है,